नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात हम पहले यहां से शुरुआत करेंगे ज्वेलरी सेक्टर के साथ, जहां पे हम जानते हैं कि 7 लाख करोड़ का ये इंडस्ट्री है इंडियन मार्केट्स में, और नंबर्स यहां पर पिछले साल काफ़ी बेहतर होते हुए नजर आए। एज ऑलवेज जो लास्ट क्वार्टर होता है कैलेंडर ईयर का, सबसे ज़्यादा बिकवाली इस समय आती है क्योंकि त्यौहार होते हैं और शादियाँ भी होती हैं। 2 प्लस पॉइंट्स यहाँ पर, एक तो ये कि सोने में ऑल टाइम हाई से कुछ मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई, और दूसरा डायमंड के प्राइसेस में अच्छी खासी करेक्शन पिछले साल में देखने को मिली, जिसका फायदा यहाँ पर इंडियन इन्वेस्टर्स एंड बायर्स ने उठाया है। लेकिन अब 2024 में क्या कुछ वॉच करना चाहिए, वो बताएंगे लक्ष्मी डायमंड के चेयरमैन एंड एमडी चेतन मेहता। चेतन, बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ स्टूडियोज़ में यहाँ पर आने के लिए, और कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज ज्वेलरी एसोसिएशन बैंगलोर के भी अब आप यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं। तो क्या कुछ पहले तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं? मनीषा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज आपने मुझे स्टूडियो में आमंत्रित किया, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे जवाबदारी तो शुरू से बड़ी हुई है, लेकिन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के नाते बहुत सारे जो हमारे काम है, हमारे इंडस्ट्री के प्रति हमारे जो काम करने हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हमको स्ट्रीमलाइन करनी है। चाहे वो हमारे सर्टिफिकेशन हो गए, हमारे गोल्ड हॉलमार्किंग का इशू हो गया, या हमको कैसे इंडस्ट्री को स्ट्रीमलाइन करके ज्वेलरी को हमको बहुत अच्छे तरीके से और कैसे रन कर सकें, इसके ऊपर बहुत अच्छा कामकाज चल रहा है। और आपको पता है बैंगलोर का ये सबसे पुराना एसोसिएशन है, 87 ईयर ओल्ड एसोसिएशन है। इसका अध्यक्ष पद मुझे मिला है। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ और बहुत ज़्यादा जवाबदारी है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि काफ़ी हद तक मैं ये पूरा कर पाऊँगा इंडस्ट्री के लिए। चेतन जी, जितना मैं आपको जानती हूँ, आई एम श्योर आप उससे भी ज़्यादा ही कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक ज्वेलरी मार्केट की बात है, पिछला साल कोई बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन लास्ट क्वार्टर में हमने सेल्स अच्छी आते हुए देखी। अगर सिर्फ डायमंड से यहाँ पर शुरुआत करें, जहाँ पर भावों में करेक्शन भी बन चुकी है, आप कहेंगे प्राइसेस अब यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल पे हैं, और यहाँ पर किस तरह की खरीदारी देखते हैं? मनीषा जी, पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि हर साल हम कहीं ना कहीं बेहतरी कर रहे हैं। अगर हम खींचातानी से भी करें तो हमने हर साल मुनाफा और हमने सेल्स अच्छी की है। तो लास्ट ईयर में हमारी सेल ठीक ठाक थी, लेकिन अच्छी थी। इस साल लास्ट हमारा जो क्वार्टर था वो बहुत बेहतरीन गया, और अभी हाल ही का ये जो प्राइस है, बहुत अच्छे प्राइस, एकदम हाई प्राइजेस है और एकदम स्टेबल प्राइजेस है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सेल्स बहुत अच्छी रहेंगी, और अभी भी सेल्स बहुत अच्छी है। लेकिन मैं ये भी ज़रूर मानता हूँ कि प्राइजेस जब भी बढ़ते हैं, हो सकता है क्वांटिटी में कटौती आती है, लेकिन सेल्स में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि जैसे प्राइजेस बढ़ता है, सेंटीमेंट भी मार्केट का बहुत अच्छा रहता है। और मैं आपको लास्ट में भी बता चुका था कि हमारे जो प्राइजेस है वो दिवाली तक 68 जाने चाहिए, लेकिन तुरंत उसके बाद 65, 66 जैसे हमारे प्राइजेस चल रहे हैं। और ये प्राइजेस बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए, और जिसने लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट किया उनको तो वैसे भी 20 से 25 तक का उनका प्राइस बढ़ चुका है। और मैं अभी भी यही कहूँगा कि प्राइजेस जो भी दाम हो, कम हो ज़्यादा हो, आप सोना खरीदते रहें, कभी आपको घाटा नहीं होगा। हाँ, वो तो हमने देखा ही है। कई बार हम यहाँ पर ये चार्ट्स चला चुके हैं जो बताते हैं कि अगर आपने सोना पिछले साल लिया होता, 3 साल पहले लिया होता, या 5 साल पहले लिया होता, आप यहाँ पर मुनाफे में हैं। जहाँ तक ब्राइडल ज्वेलरी बाइंग की बात है या ज्वेलरी बाइंग की बात है, हम जानते हैं कि मार्केट शेयर सोने का अभी भी काफ़ी हाई है डायमंड के कंपैरिजन में। लेकिन किस तरह की ग्रोथ अब दोनों जगह आप आता हुआ देख रहे हैं, और क्या डायमंड में एस्पिरेशंस बढ़ी हैं? पहले मैं कहूँगा कि लास्ट जो हमारा वेडिंग सीजन था, आपको पता है कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट वेडिंग्स हुई थी। उसमें ब्राइडल का सेल बहुत बेहतरीन था, चाहे वो गोल्ड में ले और डायमंड में ले। और डायमंड में लास्ट ईयर में थोड़ा सा प्राइसिंग का जो अनकरेक्शन था, और करेक्शन हो रहा था, ऊपर नीचे थी, अब थोड़ा प्राइस जाके स्टेबल हुआ है। और मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो अभी आने वाला क्वार्टर है, ये हमारे डायमंड के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अभी स्टेबल होने से, जब मार्केट में प्राइजेस स्टेबल होते हैं, उसमें हमको बिजनेस में बढ़ोतरी होती है, बिकॉज सबका एक माइंडसेट होता है कि अब प्राइजेस स्टेबल हो गए, हमको खरीदना चाहिए। तो मैं डायमंड को अभी मैं मान रहा हूँ कि अभी स्टेबल हो चुके हैं, और डायमंड्स के सेल बहुत अच्छे होंगे। और अभी हाल ही का इंडिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन भी आज से चालू हुआ है जियो में, और कल से नेस्को में चल रहा है एज ए सिग्नेचर। और हमें पक्का उम्मीद है कि इस एग्जीबिशन से हमको बहुत ज़्यादा नेक्स्ट क्वार्टर के लिए फ़ायदा होगा। एब्सोल्युटली। प्राइसेस की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं, और पिछले साल सोने में 13% का इजाफा देखने को मिला। ऑल टाइम हाइज हमने यहाँ पर देखे हैं, और चेतन जी, मानना ये है कि और भी बड़े हाइज हम यहाँ पर इस साल में बनता हुआ देखेंगे। इंडस्ट्री उससे कैसे देख रही है? एक तो वॉल्टिलिटी, ऊपर से ज़्यादा प्राइसेस, क्या थोड़ा सा हिट उस वजह से ज्वेलरी बाइंग में आ सकता है? हाँ, मैं आपको अगर ऑप्टिमिस्टिक वे से बोलूँ तो हाँ, ये ज़रूर बात है कि कहीं ना कहीं हमें सेंटिमेंट को, जब प्राइस बढ़ता है तो हमारा सेंटिमेंट कहीं ना कहीं सेटबैक होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि दाम चाहे कुछ भी हो, हर साल हमें बढ़ोतरी मिलेगी। मैं वैसे सोने का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा आपको इसके ऊपर जानकारी नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मेरा ये मानना रहा है कि लास्ट ईयर से अगर इस साल देखें तो आपको 10 से 15% पड़ा है। और ये मैं मान रहा हूँ कि इस साल आप नेक्स्ट ईयर देखोगे तो 15 से 20% आपको मुनाफा होगा। तो सोने का भाव कोई भी हो, लेकिन वो सेंटिमेंट तो हमेशा
हमेशा थोड़े दिन के लिए रहेगा जब तक वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। एक बार प्राइजेस स्टेबल हो जाएंगे, अब हम देख रहे हैं कि 1 महीने से स्टेबल है, 15-20 दिन से काफ़ी अच्छे स्टेबल प्राइजेस हैं, तो गोल्ड की डिमांड बढ़ी है। सेंटिमेंट थोड़ा लो हुआ है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले क्वार्टर में हम बहुत बड़ा व्यापार करेंगे। हाँ राइट, अगर इस क्वार्टर की ही सिर्फ बात की जाए तो शादियां अभी भी जारी हैं, जनवरी का ज़्यादातर महीना वहाँ पे आता है, साथ ही साथ यहाँ पर वैलेंटाइन डे है, अक्षय तृतीया यहाँ पर आने वाला है, और ये कुछ एक ओकेजन्स ऐसे माने जाते हैं जहाँ पर ज्वेलरी की खरीदारी फिर से आती है। क्या प्लान्स हैं? जैसे मैं बताऊं कि वैलेंटाइन डे में क्या होता है, लाइटर वेट ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा चलन होता है। बिकॉज अगर हम देखें तो चाहे वो हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर जो भी अपने रिश्ते हैं, उस हिसाब से लाइटर वेट का, चाहे वो डायमंड ले ले या गोल्ड ले ले, जो हार्ट शेप पेंडेंट है, हार्ट शेप रिंग है, उसका बहुत अच्छा सेल होता है। और मैं मान रहा हूँ कि ये वैलेंटाइन का जो ये लाइट वेट प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा सेल रहेगा। अक्षय तृतीया, इससे तो पूरे साल की उम्मीद हमारी जो बड़े सीजन की होती है, और चाहे मैं साउथ की बात करूँ, नॉर्थ का बात करूँ, तो ऑल ओवर इंडिया में भी अक्षय तृतीया एक बहुत बड़ा चलन हो गया, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये जितने भी क्वार्टर हमारे गए हैं, और वैसे फाइनेंशियल क्लोजिंग ईयर 31 मार्च को है, मैं पक्का यकीन मान रहा हूँ कि जो हमने लास्ट ईयर सेल किया हुआ था, इस बार हम 31 मार्च को वो सेल पूरी हम इकट्ठा एक साथ इस अक्षय तृतीया पे खत्म कर सकेंगे। और मैं ये भी मानना है कि 10 से 15% ज़्यादा ही कर पाएंगे। ओके, तो वो नंबर है यहाँ पर वॉच करने के लिए। आपने जैसे कहा IIJS अभी जारी है, आप कैसे देखते हैं एग्जीबिशंस, एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स जो अब यहाँ पर इंडस्ट्री करने लगी है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एक ग्लोबल नाम बनाने की जो कोशिशें हैं यहाँ पर, कैसे देखते हैं आप इस चलन को? मनीषा जी, सही बात बताऊं तो ब्रांड का बहुत बड़ा महत्व होता है कि चाहे आप छोटे से छोटा ब्रांड लो, आज आपकी विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मार्केट में विजिबिलिटी नहीं बना पाओगे, आप ब्रांड नहीं बन सकते। और IIJS जो है इंडिया का, IIJS सिग्नेचर जो हो रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन है। इस एग्जीबिशन में हमको सीरियस बायर्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हर साल अगर हम देखें तो गोल्ड और डायमंड्स की डिमांड हाई हो रही है, वेडिंग्स बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये एग्जीबिशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जब होलसेलर मैन्युफैक्चरर्स के लिए अपने डिस्प्ले मटेरियल करने के लिए बहुत अच्छा होता है कि अपने वो जो नए नए प्रोडक्ट्स हैं वो उसकी प्रदर्शनी करें। बहुत सारे नए स्टोर आने वाले हैं, हर साल हम देख रहे हैं 500 से 1000 स्टोर, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के या छोटे स्टोर, हर साल हमको स्टोर्स बढ़ोतरी मिल रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा देश बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे गोल्ड डायमंड्स के लिए इमोशन बहुत बड़े हैं। और ये भी पता चलता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से, रफ्तार से काम कर रही है। तो ये एग्जीबिशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इससे हमारा ब्रांड बिल्डिंग होता है और इससे हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक न्यू व्यूअरशिप मिलता है, और हमको ये भी पता चलता है कि हमारे ब्रांड मार्केट में कहाँ खड़ा है और हमको और बेहतर कैसे करना है। डायमंड्स की अब यहाँ पर अगर बात करें तो जैसे आपने कहा कि यहाँ पर ग्रोथ स्टोरी बेहतर होती हुई नजर आई है, एस्पिरेशंस अच्छी खासी हैं, सिर्फ मेट्रोज नहीं, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी यहाँ पर बेहतर प्रचलन अब यहाँ पर है। क्या ज़्यादा खरीदारी हो रही है? क्या अभी भी स्मॉल पॉइंटर्स हैं या हाफ कैरेट्स, कैरेट्स, सॉलिटेयर्स, क्या लोग खरीदना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? मनीषा जी, जैसे हम बात करें तो पहले हम कहते थे कि मेट्रो सिटीज़ में डायमंड ज़्यादा बिकता है। मैं आपको सच बात बताऊं तो टायर 2 और 3 सिटीज़ में डायमंड्स आजकल ज़्यादा बिकता है। उसमें अगर हम पॉइंटर्स की बात करें, 25 पॉइंटर, 50 पॉइंटर, 1 कैरेट सॉलिटेयर्स की हाल का हमें पता है कि बहुत सेल कम होती है, लिमिटेड होती है, उसके बायर्स भी लिमिटेड होते हैं। लेकिन जो पॉइंटर्स की सेल है वो बहुत अच्छी, बिकॉज अफोर्डेबल प्राइस है। आज अगर आपको 2-2.5 लाख में या 2 लाख में अगर एक रिंग मिल जाए तो हर व्यक्ति उसको पाने की कोशिश करते हैं। तो सेल बहुत अच्छी। मैं ये मानता हूँ कि मेट्रो सिटी से भी ज़्यादा 2 टायर 3 टायर में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है और लोगों ने हीरे में इन्वेस्ट करना चालू किया और हाल ही का प्राइसेस स्टेबल है। अगर लास्ट ईयर की हम बात करें उससे अगर इस साल बहुत ज़्यादा स्टेबल प्राइसेस हैं, इससे 100% हमको प्राइसेस अच्छे होने से हमें ग्रोथ मिलेगी। और मैं पक्का यकीन आपको बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर से इस ईयर हम क्लोजिंग में बहुत बेहतरीन आंकड़े लाएंगे। ऑलराइट, तो अच्छी खासी होप यहाँ पर बाजार में है। चितन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज समय निकालने के लिए, CNBC आवाज़ के स्टूडियोज़ में भी आने के लिए और वो पूरी चर्चा भी हमारे साथ करने के लिए। ब्रेक में जाएं उससे पहले यहाँ पर SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की वंदना भारती को जोड़ेंगे। वंदना, नमस्कार। इतना बड़ा डिस्कशन हमने यहाँ पर ज्वेलरी में किया। क्लियरली खरीदारी इंडियन मार्केट्स में कोई भी प्राइस हो देर सवेर आ ही जाती है। अब आप क्या देखती हैं इनिशियल ट्रेंड्स यहाँ पर गोल्ड सिल्वर में, और यहाँ से क्या करने की राय है? मनीषा, मुझे लग रहा है कि अब ज्वेलरी खरीदने के लिए भी 60,000 न्यू नॉर्मल हो गया, जो पहले 54,000 के करीब था।
तो मेरे ख्याल से सेंटिमेंट जो है वो अब तैयार है कि ठीक है, अगर 60,000 भी आ जाता है तो हम खरीदारी करेंगे। मुझे लग रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा-सा यहाँ पे डल हो सकता है गोल्ड के लिए। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत एक्शन पैक ईयर देखा है और लगातार 3 साल से 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स गोल्ड ने यहाँ पे एमसीएक्स में अपने बाजार में एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो एक पॉज़ यहाँ पे आ सकता है फर्स्ट क्वार्टर में। लेकिन ओवरऑल अगर पूरे साल की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 67-68,000 एक टारगेट बन सकता है यहाँ पे गोल्ड के लिए। और रीजंस यहाँ पे सेम रहेंगे। हम 2 वॉर के साथ यहाँ पे हमने एंटर किया है 24 को और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कट होने की यहाँ पे उम्मीद है। लेकिन मुझे लग रहा है जो मेन एक्शन होगा वो कहीं न कहीं सेकंड हाफ ऑफ 2024 होगा। तो जो फर्स्ट क्वार्टर है यहाँ पे अगर हम गिरावट देखते हैं तो मेरे ख्याल से ये फिजिकल बायर्स के लिए बहुत बढ़िया मौका रहेगा। वहाँ से एसआईपी की शुरुआत करें तो हमारी एवरेजिंग अच्छी होगी और सेकंड क्वार्टर में मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी एक्शन पैक होगा और काफ़ी स्पीडी एक हम अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं गोल्ड में। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स की बाइंग भी उम्मीद है कि बनी रहेगी और साथ में अगर इक्विटी मार्केट अगर 23 का परफॉर्मेंस अगर रिपीट नहीं करते हैं तो यहाँ पे एज मिल सकता है गोल्ड को फिर से। ऑल राइट, तो इसी साल में पॉसिबिलिटी है कि 67-68,000 रुपीज़ आप सोने में आता हुआ देखेंगे और सेकंड हाफ में सोना और चांदी दोनों आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न्स देगा, यानी कि करंट लेवल्स भी खरीदारी के लिए काफ़ी बेहतरीन हैं। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो फोकस यहाँ पर करेंगे एग्रीकल्चर स्पेस में। काफ़ी बड़ी खबरें हैं यहाँ पर और आपको मिलवाएंगे किसान से के फाउंडर नितिन पुरी से भी, जानेंगे वो क्या करते हैं इस काम में आपको। और अब आपको मिलाएंगे किसान से के फाउंडर नितिन पुरी से। नितिन नमस्कार। और बहुत ओल्ड नहीं है आपका स्टार्टअप, लेकिन जिस तरह की हेडविंड्स आपने यहाँ पर बनाई हैं काफ़ी काबिल तारीफ़ हैं। आपसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कैसे काम करते हैं आप किसानों के साथ, जो सामान है वो इनके साथ को पैकेजिंग का जो व्यू है, किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं? जी थैंक यू मनीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। किसान से एक एफएमसीजी ब्रांड है जो कि किसानों के साथ काम करता है, जैसे इसका नाम है। आमतौर पर आप देखते हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं वो अच्छे नेचुरल हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं और जब वो टिपिकल एफएमसीजी ब्रांड्स में जाते हैं तो उन्हें स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनकी जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो पता नहीं होती है। तो फूड प्रोडक्ट तो कहीं भी उग सकता है, लेकिन हर फूड प्रोडक्ट को अच्छे से टेस्टी, हेल्दी, न्यूट्रिशियस बनाने के लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो हमने उस तरह के लोकेशंस ढूंढे हैं, क्लस्टर्स ढूंढे हैं ऑल ओवर द कंट्री और उसमें जो अच्छे उद्यमी किसान स्टार्टअप्स हैं, फार्मर एंटरप्रेन्योर्स हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको सरकार ने अलग अलग स्कीम्स के थ्रू ऑलरेडी बनवाया हुआ है, उसमें हम उन्हें हेल्प करते हैं फूड सेफ्टी, कंप्लायंस, लेबलिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और उसको एक अम्ब्रेला ब्रांड किसान से के अंदर ब्रांड करके, पैकेज करके मेन स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में, जनरल ट्रेड में, मॉडर्न ट्रेड में, ई कॉमर्स में हम उनको सेल करते हैं ताकि कंज्यूमर्स को एक अच्छा प्रोडक्ट मिले और फार्मर्स को एक अच्छी लाइवलीहुड मिले। नितिन, एज ऑफ नाउ कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं और कौन सी स्टेट्स में? हम लोग ड्राई ग्रोसरी प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं। हमारी सोर्सिंग कश्मीर, महाराष्ट्र, केरला, उत्तराखंड, अलग अलग स्टेट से है। ड्राई फ्रूट्स, पल्सेस, राइस, मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स, हनी, तो तमाम तरह की कैटेगरीज हैं और अभी हम लोग अपनी जो सेल है अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं ऑन अ पैन इंडिया बेसिस। अमेजोन पे भी हैं, कुछ और प्लेटफॉर्म्स पे भी हम जाएंगे और जल्दी हम लोग जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड के जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उसमें भी हम लोग एंटर करेंगे। नितिन, किस तरह की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर और आगे अब 2024 के लिए क्या प्लान है? ये देखिए, बहुत ही फ्रूगल सा एक मॉडल है जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है क्योंकि बैकएंड में जो सप्लाई चेन है वो ऑलरेडी बनी हुई है जी। हमें सिर्फ ब्रांडिंग, प्रमोशन, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्टमेंट करना होता है जो कि हम एक स्टेज गेटेड बेसिस पे करते हैं। तो ये एक तरह से एक कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं है जिसमें हमें बड़ा एक सेटअप करना है। डिस्ट्रीब्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में किस तरीके से अच्छे प्रोडक्ट्स तैयार करके आगे ले जा सकते हैं, उसका एक बड़ा ही एक फ्रूगल सा मॉडल है और अगले 5 साल में हमारी ये प्लानिंग है कि हम कम से कम 1000 करोड़ का टर्नओवर अचीव करें। ओके, एंड उसके लिए क्या प्लान्स हैं? क्या आप ऑल प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे और किसानों के साथ जुड़ेंगे? एज ऑफ नाउ कितने किसानों के साथ जुड़े हैं आप? अभी हम लोग 10 फार्मर ग्रुप्स के साथ जुड़े हुए हैं ऑल ओवर द कंट्री, प्रोड्यूसर ग्रुप्स, और लगभग 20,000 किसानों के साथ हमारा संपर्क है। हमारी प्लानिंग है कि लगभग 150 फार्मर ग्रुप्स और लगभग 15 लाख किसानों तक हमारी पहुंच होनी चाहिए ऑल ओवर इंडिया। अभी हम लोग 6 स्टेट्स में हैं थ्रू दीज डिफरेंट फार्मर ग्रुप्स और जाते जाते हमारी कोशिश है कि अगले 3 से 4 साल में लगभग 20 से 22 स्टेट्स में हम किसान ग्रुप्स के साथ जुड़े। फेयर पॉइंट दैट। नितिन, आपसे फिर से बात होगी। कांग्रेचुलेशंस जो आपने यहाँ पर शुरू किया है और जैसे आपने कहा 20,000 किसानों के साथ आप जुड़े हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं और भी यहाँ पर पाइपलाइन में आएंगे, तो एज एंड व्हेन वो ग्रोथ होगी आपसे फिर से बात होगी। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ समय निकालने के लिए।
और आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह एक पोर्टल को लॉन्च किए हैं जिसके जरिए तुअर की खरीद बिक्री दोनों ही हो पाएगी। इससे क्या फायदा है, कीमतों पर कितना फर्क पड़ेगा, ये जानते हैं JLV एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल से। विवेक, एक और पहल जहां तक दालों की बात है और सरकार की एक पैनी नजर यहां पर ऑफकोर्स रही है जहां तक दालें हैं, कैसे देखते हैं आप इस स्टेप को? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। दालों पे बहुत पैनी नजर है और भारत सरकार ने जो पिछले साल दालों पे संकट आया था, तुअर की क्रॉप कम हुई और इस साल भी जो थोड़ी दालों की तुअर की क्रॉप कम दिख रही थी, उन सब का ध्यान रखते हुए ये जो ई पोर्टल लॉन्च किया है, ई समृद्धि इसका नाम है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आज फार्मर्स को डायरेक्टली रजिस्टर्ड करना है, फार्मर्स डायरेक्ट वहां पे अपना माल बेच सकता है और भारत सरकार ने 100% गारंटी दी है कि ये MSP पे वो बाय करेंगे या मार्केट प्राइस पे जो ज्यादा हो। आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि मार्केट प्राइस या जो MSP है, मतलब वो भारत सरकार ने किसानों को एक प्रकार की गारंटी दी है कि आप तुअर का उत्पादन कीजिए, हम आपसे माल खरीदेंगे, अच्छे भाव पे खरीदेंगे, मार्केट प्राइस पे खरीदेंगे। पिछले 2-3 सालों में जिस प्रकार से इंपोर्ट पे निर्भरता बढ़ी है और तो अभी जैसा आपने पिछले कुछ दिनों पहले अपने न्यूज चैनल पे एक अफ्रीका से कुछ इशू का जिक्र किया था, तो इन सब चीजों से भारत सरकार ने कुछ चिंता व्यक्त की और उस चीज को काउंटर करने के लिए तुअर दाल की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जी विवेक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जहां तक तुअर की फसल है तो कितनी पॉजिटिव नजर आती है, कितना आपको लगता है कि सरकार यहाँ पर ले पाएगी? निश्चित रूप से कम है मनीषा जी। इस बार भी 10 से 15% की आपने देखा कि बारिश की अनिश्चितताओं के कारण क्रॉप की इस बार भी हमें 10 से 15% क्रॉप कम होने की संभावना है और पिछले साल भी इसकी कमी थी और इंपोर्ट पे निर्भरता ज्यादा है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पोर्टल को लॉन्च किया है ताकि किसान उत्साहित हो, ज्यादा सोइंग करे और उसको एक अच्छा प्राइस मिले और वो दालों पे अपना फोकस रखे ताकि हम लोग आत्मनिर्भर भारत को बढ़े। एब्सोल्युटली। विवेक, एक फाइनल सवाल, और प्राइस व्यू के बिना तो कोई भी डिस्कशन खत्म हो ही नहीं सकता। अगर 15% फसल कम है, सरकार भी खरीदने के लिए लाइन में खड़ी है, तो किस तरह के प्राइसेस फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए मनीषा जी, भारत सरकार ने अभी येलो पीस का इंपोर्ट खोला है और उसके कारण कुछ कीमतों में कमी आई है। इस बार बर्मा में भी क्रॉप काफी अच्छी है, तो बहुत ज्यादा तेजी तो नहीं आएगी, लेकिन बाजार यहाँ से इस प्राइस पे टिके रहेंगे और इससे थोड़े बहुत बढ़ने की संभावना है और सरकार इस पे बहुत ध्यान रख रही है। तो स्टॉकिस्ट के लिए खेलने के लिए जगह कम है। मुझे लगता है यहाँ से थोड़ी प्राइस बढ़ेगी पर प्राइस घटेगी नहीं, दैट इज गारंटेड। आई थिंक विवेक, हर सवाल, हर इंटरव्यू में ये बात होती है कि भाव यहाँ पर टिके रहेंगे, गिरेंगे नहीं, बढ़ जरूर सकते हैं। आई थिंक जो सरकार सुनना चाहती है वो ये कि यहाँ पर टिके रहेंगे, यहाँ से गिर भी सकते हैं। जब तक वो नहीं होता, आई थिंक सरकार की कोशिशें यहाँ पर जारी रहेंगी। लेकिन एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और वो डिटेल में समझाने के लिए भी। वंदना, आपसे भी जानना चाहेंगे जाते जाते कि अगर एग्री में कोई टॉप ट्रेड करना हो तो वो कहाँ होगा? जी, कुछ बाइंग मोमेंटम्स यहाँ पे दिखे हैं मनीषा। मुझे लग रहा है कि धनिया में यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। 7900 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट 8200 का रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 7750 का लगाना होगा। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कैस्टर है। सप्लाई साइड यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मुझे टाइट लग रहा है, तो 5760 के करीब एक बाइंग रिकमेंडेशन है। 5840 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 5730 का। तीसरी कमोडिटी यहाँ मैं कॉटन ऑयल सीड केक को लेना चाहूंगी। यहाँ पे भी एक बाउंस आया है नीचे की तरफ से। 2765 के करीब फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट को खरीदना है। यहाँ पे टारगेट रहेगा 2820 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे करीब यहाँ पे लगा के चलना होगा 2750 का। ग्रेजुअली प्राइसेस मुझे लग रहा है कि एक बार 2850 पे जा सकता है फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में। ऑलराइट, तो काफ़ी सारी बाइंग रिकमेंडेशंस वहाँ पर एग्री एज अ स्पेस में आती हुई। वंदना, एज ऑलवेज आपका भी बहुत शुक्रिया और वो सभी स्ट्रैटेजीज भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।